एक बार पुनः इस चैनल पे हार्दिक वेलकम और स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमने जो पिछले वीडियो में पैकिंग इफिशियंसी के बारे में पढ़ा है और पैकिंग इफिशियंसी इन क्यूबिक सेल मतलब घने सेल में जो संकुलन क्षमता होती है या संकुलन गुणांक होती है उनके बारे में पढ़े हैं। और उनका पहला जो पार्ट हमने पढ़ा है एससीसी में जो पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है। जैसे आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक सेल में जो पैकिंग इफिशियंसी होती है वो जो है 52.4% होती है और उनका जो वैकेंट स्पेस होता है वो 47.6 होता है। और दोस्तों आपसे यही कहना चाहूंगा, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने के पहले आपसे यही कहना चाहूंगा, पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में या अंतः केंद्रित घने सेल में पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। अगर किसी को लगता है कि बहुत हार्ड है तो दोस्तों बता देना चाहूंगा, आज से ये आपको इजी लगने लगेंगे। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते थे तो आज से वो इजी लगेंगे। और साथ में इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो नीट में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो दोस्तों सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होती है। तो हम ये जानते हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल एक प्रकार का सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहने का जो मतलब है, इसमें जो है पार्टिकल है या एटम है वो जो है कॉर्नर पर तो प्रेजेंट तो रहेगा ही, साथ में बॉडी सेंटर्ड है या फेस में प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो सबसे चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे निकालते हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में पैकिंग इफिशियंसी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये एक क्यूबिक सेल का हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं। एक प्रकार क्यूबिक सेल है जिसके कॉर्नर पर जो है एटम प्रेजेंट है, जिनको मैं दर्शाया हूं ABCD और ये है EFGA। ये जो क्या है पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है कॉर्नर पर प्रेजेंट है। और साथ ही दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो क्यूबिक है, ये जो क्यूब है, इनके सेंटर्ड में एक क्या है, एक और एटम है या पार्टिकल है जो अपने नेबरिंग एटम के है टच में है। मान लो इसके जो बॉडी सेंटर्ड में जो पार्टिकल है उसको हमने जो है ए नाम दिया है और ये जो है अपने निकट के ए और एफ एटम से क्या है टच में। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि आप चित्र दिखाई दे रहा होगा, इनका जो पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, यह एक प्रकार क्या है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में पार्टिकल जो है कॉर्नर पर तो पाया जाता है, साथ में बॉडी सेंटर में भी ऊपर से रहता है प्रेजेंट रहता है। और हमको आप सब जानते हैं इनका जो निकालते हैं पीई कहने का मतलब होता है पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूट पार्टिकल इन क्यूबिक सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कैसे इनमें जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूट पार्टिकल निकालते हैं। तो उसको निकालने के सबसे पहले आप देखिएगा, इनको हम लोग मानते हैं कि माना इसमें जो एज लेंथ है ए सेंटीमीटर है, ए और डी का जो एज लेंथ है ए सेंटीमीटर है, इनका भी ए सेंटीमीटर है ईडी का, और एफ ई का भी जो है एज लेंथ है वो जो ए सेंटीमीटर है। और देखिएगा हमने यहाँ पर जो पार्टिकल बॉडी सेंटर्ड लिए हैं, यहाँ पर इनका जो है एज लेंथ है ए से लेकर एफ तक इनको माने हैं सी सेंटीमीटर माने। तो देखते हैं दोस्तों कैसे निकालते हैं। तो निकालने के लिए सबसे पहला इनका फार्मूला है, यहाँ पर जो है इसको निकालोगे तो यहाँ पर दो ट्राइंगल या त्रिभुज का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं EFD में EFD में यहाँ तक इनका जो एज लेंथ है वो जो ए सेंटीमीटर है, यहाँ पर इनका जो है ए सेंटीमीटर है, और FD है वो क्या है, वो इनका एज लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों क्या होता है त्रिभुज EFD
इसमें क्या होगा, इसमें जो एफ डी होगा, इसमें जो हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम लागू करेंगे, तो लागू करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डी हो जाएगा, एफ डी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ई एफ का स्क्वायर प्लस ये हो जाता है ई डी, हो जाएगा ई डी का स्क्वायर। तो दोस्तों आपको पता है कि एफ डी की जो वैल्यू है, एफ डी की वैल्यू को हमने क्या माना, इसका जो एज लेंथ है वो जो 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी का स्क्वायर इक्वल ई एफ, यहाँ पर है ई एफ, इनकी जो एज लेंथ है वो क्या है, ए है, तो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ई डी, इनका भी कितना है, ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल हो जाता है 2a का स्क्वायर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सेकंड स्टेप में यहाँ पर ये काम आएगा कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो बी स्क्वायर इक्वल होता है 2a का स्क्वायर, अर्थात जब बी का वैल्यू निकालेंगे बी तो हो जाएगा अंडर रूट 2a। तो दोस्तों हमने यहाँ तक b का वैल्यू निकाल लिए हैं अंडर रूट 2a। इसी प्रकार हम लेते हैं ए एफ डी, ये देख लेते हैं, तो क्या हो जाता है, ए एफ डी, इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो है हो जाएगा ए एफ, ए एफ का स्क्वायर इक्वल हो जाता है एफ डी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये ए डी का स्क्वायर। और दोस्तों हमने जो है ए और एफ है, ए और एफ है, इनकी जो एज ले तो क्या माने हैं 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा सी का स्क्वायर इक्वल एफ डी, एफ डी की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर, एफ डी का वैल्यू हो जाएगा बी, हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए डी, ए और डी है, ए डी की जो एज लेंथ है वो कितना है, ए सेंटीमीटर, तो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों हमने जो है यहाँ पर बताया था बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल होता है 2a का स्क्वायर, अर्थात जहां पर बी स्क्वायर है वहां पर इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो क्या आएगा, सी का स्क्वायर इक्वल 2a का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल 3a स्क्वायर, और सी का वैल्यू रहता है अंडर रूट 3a। चलो दोस्तों हमने जो सी का वैल्यू निकाले, अब सी का वैल्यू मतलब इसकी जो एज लेंथ ए से लेकर एफ तक, तो दोस्तों बता देना चाहूंगा यहाँ पर ये जो बॉडी सेंटर्ड जो यहाँ पर ये पार्टिकल है वो अपने नेबरिंग एटम से टच में है, अर्थात इसका नाम हो जाता है, देखिए थोड़ा से इसका नाम हो गया है, ये हो गया एफ, इसका हम नाम दे दिए हैं एन, और इसका नाम दे दिए हैं ए। तो दोस्तों देखिएगा इनका जो रेडियस होगा, इसका रेडियस हो जाता है इसके लिए आर, और यहाँ पर भी इसका रेडियस हो जाएगा आर, आर हो जाएगा 2r, और यहाँ पर हो जाता है आर। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ तक ए से लेकर एफ तक जो इनकी जो डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा आर, 2r और आर, मतलब कहने का जो तात्पर्य है कि जो ए एफ है, ए एफ इक्वल हो जाता है हमारे पास 4r, ए एफ इक्वल क्या जाता है 4r, कहने का तात्पर्य यहाँ पर हमने जो है, और यहाँ पर आप जानते हैं ये जो ए एफ है एक प्रकार की इनकी जो डिस्टेंस है, इनकी जो एज लेंथ है सी है, और हमने जो सी का वैल्यू कितना निकाला है ये अंडर रूट 3 है, तो हमने ए एफ की जगह लिखेंगे अंडर रूट 3a इक्वल 4r। तो दोस्तों ए की वैल्यू निकालेंगे, ए इक्वल 4r अंडर रूट 3, ये निकल गया इसकी जो है ए की वैल्यू। और साथ में हम ये निकालेंगे दोस्तों, जैसे कि हमने कल पढ़े कि एस इसी में जो है एस इसी क्या होता है, ए इक्वल टू 2r, और इसमें जो है रेडियस की जो वैल्यू होती है कितना होता है a/2। उसी प्रकार बी सीसी में अगर हम निकालना चाहेंगे कि दो निकटतम एटम पर, जैसे कि ये निकटतम एटम, ये जो निकटतम एटम है ये भी निकटतम एटम है, इनका निकालते हैं रेडियस,
तो आपको पता है कि BCC के लिए इनका जो वैल्यू होती है, रेडियस का R इक्वल हो जाता है √3a/4। दोस्तों यहाँ पर R की वैल्यू अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपको शुरू में बताया है कि इनमें से बहुत ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जो नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनमें जो पूछने जाने वाले क्वेश्चन ये है कि BCC में दो निकटतम या नेबरिंग एटम की जो रेडियस होती है वो कितना होता है, उसका वैल्यू कितना होता है। तो BCC के लिए R की वैल्यू हो जाती है √3a/4। चलिए दोस्तों यहाँ तक निकाले हैं। इनके बाद हम देखते हैं, आपको अच्छी तरह पता है और हम जानते हैं कि इसमें जो है P का वैल्यू निकालने से क्या निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये तभी निकलेगा जब हमको किसका वैल्यू पता हो, A का। चूंकि हमको A का वैल्यू पता हो गया, कितना है 4r/√3, तो निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसका होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इनका वैल्यू होता है AQ। इनका अगर निकालते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो इनका जो फार्मूला होता है AQ। क्योंकि एक वैल्यू निकाल चुके हैं तो इसका मान पुटअप करेंगे यहाँ पर, ये हो जाता है 4r/√3 का हो जाएगा क्यूब। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो है अब वैल्यू निकालेंगे। इनका हो जाएगा 4 क्यूब हो जाएगा 64r³ 3/√3। तो दोस्तों यहाँ तक हम निकाल चुके हैं। ये हो जाएगा ये टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और हमको ये निकालना है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूट पार्टिकल इन यूनिट सेल। इसमें जो अवयवी जो कण है उनके द्वारा कितना घेरा गया स्थान है, उनको निकालेंगे। क्योंकि हमको पता है कि इसमें अगर नंबर ऑफ पार्टिकल देखते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल देखेंगे BCC में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आता है =2। जबकि SCC में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम Z =1 होता है। लेकिन हम जबकि जानते भी हैं कि BCC में Z की वैल्यू होती है 2। तो इसके लिए निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड स्पेस हो जाएगा 2। तो हम इसे लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल आती है 2, इसलिए यहाँ पर हम लिखे हैं 2 लिखे हैं। और आपको पता है गोले का जो आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है 4/3πr³। इस तरह हम देखते हैं। तो दोनों को अगर निकालते हैं वैल्यू हो जाएगा 8/3πr³। तो दोस्तों हमने जो है P की वैल्यू निकालने के लिए अभी तक हमने जो है इनकी वैल्यू भी जान चुके हैं, इनकी भी वैल्यू जान चुके हैं। अब इसकी वैल्यू को इस फार्मूला में रखेंगे, पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, PE इक्वल आ जाएगा। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूट पार्टिकल इन क्यूबिक से, तो हमने अभी निकाला, ये हो जाएगा 8/3πr³। और यहां पर निकाले हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट से, तो इनका वैल्यू निकाले हम लोग जो है 64r³/3√3। अगर यहाँ पर पाई का वैल्यू हम रखते हैं तो पाई का वैल्यू रखने पर पूरे इसकी वैल्यू आती है 68%। BCC में जो पार्टिकल द्वारा जो ऑक्यूपाइड किया जाता है वो होता है 68%। अब 68% जो ऑक्यूपाइड किया जाता है पार्टिकल के द्वारा, तो इसमें जो वैकेंट स्पेस है, तो इसमें जो है वैकेंट स्पेस निकालने के इसको जो है 100 से घटाते हैं तो आता है 32%। तो दोस्तों हमने अभी जाना कि इसमें जो पैकिंग इफिशियंसी होती है, तो देखिए नीट के एग्जाम में क्या आता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जो है पैकिंग इफिशियंसी कितना परसेंट है आपको दिया जाता है, 74%, 52% या 68%, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो इसका हो जाता है 68%। और साथ ही ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है
कि इसमें कितना स्थान रिक्त रहता है, तो हम जानते हैं कि इसमें कितना स्थान रिक्त रहता है, 32% स्थान इसमें जो है वैकेंट रहता है या खाली रहता है। तो दोस्तों हमने अभी जाने कि 20 सीसी में किस प्रकार जो है पैकिंग इफिशियंसी निकाला जाता है। जैसे आपको पहले ही कहा गया कि इस जो वीडियो है कुछ क्लास है, इनको जो है ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चन ये है, जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पर ये जो नेबरिंग एटम है, ये भी नेबरिंग एटम है, ये भी पड़ोसी एटम है। इसमें नेबरिंग एटम, तो दो नेबरिंग एटम की जो डिस्टेंस होती है 20 सीसी में कितना होता है, आपको इसका आंसर बताना है। अगर क्वेश्चन अगर समझ में आया तो एक बार पुनः कि 20 सीसी में जो नेबरिंग एटम्स होती है उनकी जो है डिस्टेंस या उनकी जो दूरी होती है उनको आपको बताना है, और आपका जो है आंसर जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। और एक बार पुनः, और मैं जरूर उम्मीद करना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखकर आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, और आप इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।